इस बार के विधानसभा चुनाव में कमल को नहीं खिलने देंगे। मैंने पहले भी एक बार एक बात बोला था, कमल वालों या आपके लिए, कभी आना बिहार में और मिलना मुझ जैसे एक बिहारी से, कभी आना बिहार में और मिलना मुझ जैसे एक बिहारी से, कसम से तुम्हें निजात दिला दूंगा तुम्हारी हर मानसिक बीमारी से। माध्यम से मात्र 4 महीने का समय बचा है, बिहार में जवाब मिलेगा, करारा मिलेगा, करारा। मनोज वाजपेयी जी ने अपने मूवी में बोला था ना, करारा। वो भी बिहारी हैं और मैं भी बिहारी हूँ। और मैं तो एक बात आपको बोल रहा हूँ, इस बार गुजराती पे बिहारी भारी पड़ेगा। नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष। मैं आपके साथ शिवम झा हूँ। आज मेरे साथ रिबेल एक प्रवक्ता ऐसे हैं, एक वक्ता ऐसे हैं जो एक रिबेल हैं, विद्रोही कहा जा सकता है इनको। एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। ये क्या सोचते हैं, जो देश की स्थिति है, जिस तरह से देश चलाया जा रहा है, इस पे इनका क्या मानना है और ये किस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं, किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए अब जानते हैं। पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा झा जी। आपने मुझे एक मौका दिया। बिहार में आज आना हुआ लगभग 20 साल बाद, 21 साल बाद। और कुछ लोग कह रहे थे कि बिहार केवल ये फेसबुक और यूट्यूब में होते हैं, तो उनके लिए ये समर्पित था। कल इशारा हुआ 3:30 बजे मेरे भाई का, और तत्काल गाड़ी से निकला। आज सुबह 10 बजे मैं बिहार हूँ। और 2 पंक्तियाँ बोलूँगा, बहुत सीधी सी बात है कि देश तो शुरू से ही महान रहा है, हमारा राष्ट्र महान राष्ट्र रहा है, लेकिन हमारे राष्ट्र के जो नायक हैं, काश कि वो लायक नायक बन जाए। नहीं तो एक बागी होने की क्या ज़रूरत है, एक बगावत करने की क्या ज़रूरत है। हमारे देश का इतिहास गवाह है, नियमित समय समय पे बागी पैदा होते रहे। भगत सिंह से लेके चंद्रशेखर आज़ाद, लोकमान्य तिलक से लेके राजगुरु और रेबल सदानंद। लोग पूछते हैं रेबल का नाम क्यों आया, तो रेबल का नाम इसलिए आना पड़ा कि मुझे लगा कि मेरे मुल्क की हवा ऐसी कभी नहीं थी, ना फिज़ा ऐसी थी, और आज ऐसा लगता है कि वातावरण हर जगह जहरीला हो चुका है। आप जिस पत्ते को देखेंगे जिसमें हरियाली हुआ करती थी, आज उसमें राख बैठ रहा है, और वो राख बैठाया जा रहा है राजनीतिक द्वेष की भावना से, दुश्मनी की भावना से, कुदृष्टि की भावना से। और जो लोग ये कहते हैं कि देश आगे जा रहा है, तो मैं एक बात बता देना चाहूँगा, देश तो वहीं का वहीं है, देशवासी आगे जाते हैं। देश तब आगे बढ़ता है जब देशवासी आगे बढ़ते हैं। देश तब संपन्न होता है जब देश के देशवासी संपन्न होते हैं। देश एक महान राष्ट्र तब बनता है जब देशवासी महान राष्ट्र के प्रगति पथ पर निरंतर चले। लेकिन क्या आज ये हो रहा है? क्या आज ये हो रहा है? कोई मुझे बता सकता है कि आज देश में एकांतर की भावना है? लेकिन सर, सरकार के जो दावे हैं, सरकार जो कह रही है, जो मोदी सरकार अभी सत्ता में है, उनका कहना है कि हम हर तरह से काम कर रहे हैं और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा कर रहे हैं हर एक क्षेत्र में। अगर कोविड-19 की बात करी जाए तो इससे पहले उनका ये दावा था, भले ही अब कोविड-19 केस में इजाफा मिल रहा है, लेकिन इससे पहले भी दावा करते आ रहे हैं कि हम दुनिया के बाकी देशों से, अमेरिका से बेहतर कर रहे हैं कोरोना वायरस के क्षेत्र में भी, इसको भी रोकथाम करने के लिए। तो आप इस पर क्या चाहते हैं कि भारत सरकार के जो दावे हैं एक तरफ कि हमने ये काम किए, हमने ये काम किए, तो उस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, 2 बातें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप अमेरिका से तुलना करते हैं तो तुलना फिर सभी बातों पे होगी। तुलना इकोनॉमिक ग्रोथ पे होगी, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल सपोर्ट पे होगी, सिटीजन्स के राइट्स के ऊपर होगी, केवल कोरोना की नहीं होगी। तो उन्होंने तो ये कहा है ना कि 5 ट्रिलियन हम करेंगे, इकोनॉमी पर भी बात करी है ना, ऐसा तो नहीं है उन्होंने बात नहीं करी। उन्होंने कहा है, मोदी सरकार का ये एजेंडा है, उन्होंने क्लियर करा है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया को कराएंगे 2025 तक, 24 तक। देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा, 2014 से 2019, 2019 से 2024 और अब 2024 से 2029, तो वादे तो चल ही रहे हैं, अच्छे दिन तो आ ही रहे हैं। 15 लाख तो कब के आ चुके हैं हमारे अकाउंटों में, पहली बात। और रही बात है ट्रिलियन और बिलियन इकोनॉमी की, तो मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, 5 सेक्शन है हमारे देश के जो आज धरातल से गायब हो रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ का नाम ले रहा हूँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आज हाशिए पे है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कहानी मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि आज कोरोना है, कोरोना तो भाई मार्च 25 से लॉकडाउन है, उससे पहले का आशिया देख लीजिए। और एक छोटी सी बात है, कितना तरक्की कर रहे हैं हम, कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये तो आप लाखों मजदूर भाइयों और बहनों को सड़कों पे मरने के लिए जब छोड़ा गया, तो क्या ये तरक्की का मिसाल नहीं है? क्या आपको डेवलपमेंट के इससे बड़े भी कोई मिसाल चाहिए? हमारे जीते जागते अपने देश के मजदूर भाइयों और बहनों को प्रवासी कह दिया जाता है। प्रवासी का मतलब होता है माइग्रेटरी। क्या चीज़ होती है माइग्रेटरी? रशिया से, साइबेरिया से जो बर्ड्स उड़ के आते हैं पानी के तलाश में, उन्हें कहा जाता है माइग्रेटरी। क्या अपने ही देश में जो लोग घूमते हैं उन्हें आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू करेंगे? आप सोच के देखें, तो बहुत तरक्की तो हम कर चुके। ट्रिलियन क्यों, अब तो महा ट्रिलियन इकोनॉमी में आने वाले हैं।
इतनी तरक्की होने वाली है कि बिजली की रेट बहुत सस्ते हो गए। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, नोएडा में, और देश का सबसे महंगा बिजली बिल मैं पे कर रहा हूं। आदित्यनाथ जी से पूछिए। हम क्राइम को खत्म कर रहे हैं। विकास दुबे जी का उदाहरण ले लीजिए, ताजा उदाहरण है। सत्य को साक्ष्य की प्रमाण की क्या आवश्यकता है? तरक्की केवल वाणी में नहीं होनी चाहिए, जुमलों में नहीं होनी चाहिए, पंक्तियों में नहीं होनी चाहिए। आइए धरातल में, आइए एक काम करते हैं छोटा सा। मैं यार आपके चैनल बहुत अच्छा लोगों के बीच जाती है। चलिए एक काम करते हैं, आप पटना के कोई भी एक गली का ले लीजिए उदाहरण। मैं तो आज आया हूं पटना, चलिए उस गली में, और गली में 100 लोगों से मिलते हैं, 100 परिवारों से मिलते हैं। चलिए पता करते हैं उनके इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। जवाब आपको रूबरू मिल जाएगा। देखिए, जवाब कागजों में नहीं मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY में स्किल्ड, आई एम यूजिंग द स्पेसिफिक वर्ड स्किल्ड लेबर। तो चलिए एक काम कर दीजिए, आपने कितने स्किल्ड लेबर्स को एम्प्लॉयमेंट दे दी? और 2 करोड़ नौकरी की तो आप बात करते थे, 20 लाख नौकरी का उदाहरण दे दीजिए। मैंने तो 10% मांगा आपसे। ये सवाल हमेशा उठता है कि 2 करोड़ नौकरियां और 15 लाख रुपए की बात इन्होंने भी उठाई। इस सवाल को पीछे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं कि इन्होंने मजदूरों की बात की है, और मजदूरों के लिए जो है नीतीश, जो मोदी सरकार है, उन्होंने कहा कि हमने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। और इस पे आप क्या सोचते हैं? 20 लाख करोड़ का पैकेज जब मोदी साहब का कहना है कि हमने दिया है मजदूरों को, तो मजदूरों की स्थिति में सुधार आना चाहिए था। देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा। 20 लाख करोड़ जो SME के लिए निर्मला सीतारमण जी को 5 दिन लग गए अपने असिस्टेंट्स के साथ, 5 अलग अलग स्टेज में उन्होंने डिक्लेयर किया। और अचानक से एक दिन गृह मंत्री आए और उन्होंने बोला 51 करोड़ लोगों को हमने 51 करोड़ और कई करोड़ और कई करोड़ बांटे। वो बोल ही नहीं पाए। तो मोदी जी, एक काम कीजिएगा, पहले स्क्रिप्ट लिख लिया कीजिए, अमित शाह को तब दिया कीजिए। ये मैं नहीं बोलता, आप उनकी रिकॉर्डिंग लिख लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, ये करोड़ों के पैकेज को कुछ इस तरह से मैं आपको व्याख्या करता हूँ। लॉकडाउन हुआ, आप जानते हैं लॉकडाउन में मजदूरों की क्या स्थिति थी। 5-5 किलो गेहूँ, 10-10 किलो गेहूँ, 10-10 किलो गेहूँ दे दिया गया। अब आप मुझे एक बात बताएं, मिलें बंद है, कारखाने बंद है, क्या वो दांतों से गेहूँ को पीस के आटा बनाएंगे? क्या वो दांतों से पीस के गेहूँ का आटा बनाएंगे और सड़क पे रोटियां बेलेंगे? ये सरकार का रवैया कैसा है, ये आप समझ सकते हैं। बुद्धिमान को इशारा बहुत होता है, मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ, मैं रेबल हूँ। रेबल तो सीधे बोलते हैं। आपने गेहूं दे दिया कि ये लो, मुंह में डालो, 5 दाने चबाओ, यम 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 यम, और आटा बन गया। और दूसरी बात, इनके अपने साथी सहयोगी बाबा रामदेव जी, आप लॉकडाउन में उनका भी करिश्मा देख ही सकते हैं। एकाएक उनकी कीमतें, आटा की क्या वृद्धि होती है। तो महंगाई कहाँ है भाई? ट्रिलियन इकॉनमी बन रही है, लोग तो अच्छे खासे स्टैंडर्ड में जी रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब मजदूर मर्सिडीज में घूमेंगे मोदी जी, जिस तरह के आप जुमले दे रहे हैं। निर्मला जी ने आज तक मेरे 5 सवाल का जवाब नहीं दिया। 6ठा सवाल तैयार है, बोलिए कब आऊँ? तो इतनी सारे सवाल इन्होंने उठाए हैं, लेकिन इन्होंने बात की कि पटना चलते हैं, पटना के सड़कों पे देखते हैं, पटना के गलियों में देखते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर, पटना में इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं जी। पटना में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से लगी हुई हैं जी। सभी जो है पोस्टर वार्स कर रही हैं, पोस्टर वार की राजनीति। अब ट्विटर वार चल रहा है। अब ट्विटर पे एक दूसरे से जो है आरोप लगाया जा रहा है एक दूसरे पे कि क्या होगा। तो आप क्या सोचते हैं कि इस राजनीति में कौन जीतेगा और किसका पलड़ा भारी है? देखिए, मैं एक बात बता देना चाहूँगा। पहले भाई, सेंटर में इनकी सरकार 2014 से, अभी ये सेंटर में नीतीश जी पहले राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे, उनकी राष्ट्रीय जनता दल की सीटें भी ज़्यादा थी। तेजस्वी जी अगर चाहते तो CM बन सकते थे, पर उन्होंने त्याग का परिचय दिया। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाणित किया कि उन्हें कोई सीट का लोभ नहीं था। उन्होंने नीतीश जी को अच्छी शुभेच्छा दिया, स्वेच्छा के साथ उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया। लेकिन सुशासन बाबू ने जो उनके साथ किया, ये तो जग जाहिर है, मुझे कहने की आवश्यकता तो है नहीं। वो बीजेपी के साथ मिलके नए सारेगामापा बना बैठे। मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, बागी माइनॉरिटीज़ इस बार के विधानसभा चुनाव में कमल को नहीं खिलने देंगे। मैंने पहले भी एक बात बोला था, कमल वालों, ये आपके लिए, कभी आना बिहार में और मिलना मुझ जैसे एक बिहारी से। कभी आना बिहार में और मिलना मुझ जैसे एक बिहारी से, कसम से तुम्हें निजात दिला दूंगा तुम्हारी हर मानसिक बीमारी से। लेकिन सर, आपने तेजस्वी यादव का नाम लिया है और तेजस्वी यादव के बारे में काफ़ी कुछ कहा है कि वो बनते मुख्यमंत्री, उन्होंने परित्याग किया, अपना बलिदान किया कि हम नहीं बनेंगे। सर, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है और JDU की तरफ से भी कि
जो तेजस्वी यादव हैं उनको तो नेपोटिज्म का शिकार है, वो उनके तो परिवारवाद में है ना, उन्होंने कुछ खास तो किया नहीं है, वो तो परिवार के पिताजी थे, अगर तो बेटा बनेगा, ये तो कोई रूल नहीं है ना, जैसा गांधी परिवार में हुआ है अभी तक, इसलिए कांग्रेस बाहर है सत्ता से। तो इस वजह से ये भी आरोप लगाया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। चलिए मैं इसका जवाब देता हूँ। हमारे रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह, उनके बेटे का नाम है पंकज सिंह। कहाँ से विधायक हैं वो? नोएडा से, गौतम बुद्ध नगर नोएडा से। नोएडा में पहले विधायक कौन थे? उनसे पहले विमला बाथम, मैं निजी तौर पे जानता हूँ, वो गवर्नर बन गई हैं, दोबारा भी वही चुन के आती है, उनका जनाधार है। पंकज सिंह क्यों विधायक बने? और एक बात करता हूँ, अगर आप परिवारवाद के ऊपर ही बात करते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी है शायद, पासवान जी के बेटे चिराग पासवान जी भी हैं, बीजेपी के अलायंस है। अकाली दल के ले लीजिए आप, बादल परिवार, परिवारवाद है। देखिए, अगर आप राजनीति में पैमाना बनाएंगे तो पैमाना सबके लिए एक होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मुलायम सिंह के बेटे हैं, अखिलेश सिंह तो बाप बेटा, राजनाथ सिंह के बेटे भी तो हैं। अमित शाह जी गृह मंत्री बनते, एक तड़ीपार गृह मंत्री बन जाता है, एक तड़ीपार गृह मंत्री बन जाता है, और उनके बेटे बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन जाते हैं। मुझे बता दीजिए उनके बेटे ने कितने सारे इंटरनेशनल गेम खेले, मुझे बता दीजिए अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर उनके कितने मेडल हैं, कितने शील्ड जीते हैं। जिस दिन आप ये प्रश्न का जवाब दे दें, आंतरिक तौर पे आपको जवाब प्राप्त हो जाएगी। सर, लेकिन जो ये परिवारवाद की राजनीति है, उनका ये कहना है, बीजेपी की तरफ से आरोप ये है कि जो परिवारवाद है वो अमित शाह की बात आपने की है। अमित शाह के बेटे बने हैं और अमित शाह एक तरीपार हैं, वो गृह मंत्री बन चुके हैं, तो अमित शाह को चुना गया है, नरेंद्र मोदी को, बीजेपी पार्टी को चुना गया है। उनका कहने का मतलब जनता ने काफ़ी अच्छा मैंडेट दिया है, जो एक मतलब सराहनीय मैंडेट है, तो जनता ने चुना है। लेकिन यहाँ पे तेजस्वी यादव को तो किसी ने चुना नहीं है ना। कहने का मतलब ये है कि तेजस्वी यादव के पिताजी को चुना था, लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में ये चुना गया था, तो उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि ये चुनाव का है, यहाँ पे नेपोटिज्म चल रहा है। चलिए मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, क्या नोएडा में पंकज सिंह को चुना गया था? पंकज सिंह को पहले भी उतारा जा रहा था, कभी बुलंदशहर से। मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, एक और बात करते हैं। आपने तो तेजस्वी जी को लिया है, वो तो युवा है और मैं भी एक युवा हूँ। हालांकि उम्र मेरी 45 की है, पर मैं खुद को युवा मानता हूँ, क्योंकि भारत का हर शख्सियत 50 साल के नीचे तो युवा होता ही है। जब अमित शाह जैसे लोग इतने बड़े बड़े पद पर आसीन है, तो हमारी तो उम्र ही क्या है अभी। हेमा मालिनी जी कौन है? मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मथुरा से। धर्मेंद्र जी कौन थे? विधायक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सनी देओल कौन है? बाप बेटा माँ, ये तीनों कौन है? परिवारवाद नहीं होता क्या? क्या ये परिवारवाद नहीं है? फिल्म इंडस्ट्री के नहीं है? इन्होंने कितना काम किया। एक कैंट का आरओ, शुद्ध पानी, मीठा पानी, स्वच्छ पानी, ऐसो को आप बना देते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मुंबई की परी को आप मथुरा की सांसद बना देते हैं। मथुरा में पलट के नहीं आते। आप मेरे वीडियो देखिएगा, यूट्यूब में है, मैंने पोल खोला है उनकी सरकार का। मैंने हेमा मालिनी जी के संसदीय क्षेत्र के वीडियो बना के दिया, आप उसे शेयर कीजिएगा ज़रूर, पता चलेगा आपको। सनी देओल को दे देते हैं टिकट, तब नेपोटिज्म नहीं होती। 2.5 किलो का हाथ, 2.5 किलो का हाथ, चाइना में जाके लड़ो, 2.5 किलो का हाथ शूटिंग में ही है क्या? सर, ये तो आप एक्टर को ले आए हैं बीच में, और एक्टर जो है, एक्टर को नहीं, मैं परिवार को बीच में ला रहा हूँ। ये परिवारवाद है, एक्टर बाद में। हेमा मालिनी जी एक्ट्रेस, धर्मेंद्र जी एक्टर, और सनी देओल जी एक्टर, एक ही परिवार के 3 सदस्य, बाप और बेटा, तब परिवारवाद नहीं का, नेपोटिज्म नहीं होती। आपका कहना सही है, लेकिन ये सदियों से चलता आ रहा है भारत की राजनीति में, खास करके कि जितने भी मतलब एक्टर हैं या बड़े ओहदे के सेलिब्रिटी हैं, उनको जो है चुनाव में खड़ा किया जाता है अपने फायदे के लिए, वो सभी करते हैं। ये इस पे हम टिप्पणी नहीं करें। तो अगर अपने फायदे के लिए वो इस्तेमाल करते, तो टिप्पणी तेजस्वी यादव के लिए क्यों? क्या उनके ऊपर कोई एग्जेप्शन है? क्या वो एक परिवार को बिलोंग नहीं करते? क्या उन्होंने अपने पापा का संघर्ष नहीं देखा? क्या इमरजेंसी के दौरान उनके पिताजी जेल में नहीं गए? क्या लालू प्रसाद यादव एक सक्सेसफुल रेल मंत्री नहीं थे? मैं आपके मंच के माध्यम से एक प्रश्न पूछता हूं। माननीय लालू प्रसाद यादव जब मिनिस्टर थे, रेलवे मिनिस्टर थे, हमारी रेलवेज प्रॉफिट में थी। आप स्टैटिस्टिक देखिए। आज मोदी जी रेलवे को प्राइवेट कर रहे हैं। अगर रेलवे प्रॉफिट में ही थी तो उसे बेचने की क्या जरूरत पड़ गई? ये स्टैट्स बोलते हैं, ये बागी नहीं बोलता है, ये स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आज रिसर्च हो रहा है लालू प्रसाद यादव के रेलवे नीति के ऊपर, और आज आप प्राइवेट कर रहे हैं। अगर आपने 3 बार ट्रेन में यात्रा की और प्राइवेट हॉस्टेस जो होती है उन्होंने आपकी शिकायत कर दी, तो आप चौथी बार ट्रेन में सफर नहीं कर पाएंगे। अपने ही राज्य में, अपनी ट्रेन में मैं सफर नहीं कर पाऊंगा। मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेटेड वहां का हॉस्टेस बनाएंगे क्या? उसमें कोई पारदर्शिता होगी क्या? कानूनी प्रावधान होगा? मुझे सुनेगा कौन?
आप एयरपोर्ट बेच रहे हैं, BSNL बेच रहे हैं, BHEL बेच रहे हैं, कल को आप हमें बेचेंगे, बचा क्या? ONGC भी बेच देंगे, LIC के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जुडिशरी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अरे मेरे भाइयों और बहनों, जो बंदा स्वच्छ होगा, जो अपने आत्मनिर्भर होगा, हम 5 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, और हमने मनमोहन जी ने 49% FDI की परमिशन दी थी, इन्होंने 100% दे दी। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कैसे राज कर पाई? ऐसे FDI करके। आज आपने 100% FDI कर दिया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं FDI क्या होता है? जब विदेशी निवेश पूरी तरह से आ जाएगा 100%, हमारा बचेगा कौन? ट्रेनें भी विदेशी चलाएंगे, प्लेन भी उनका, अस्पताल भी उनका। आज प्राइवेट अस्पताल हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, हम परेशान हैं। कल को सारे सरकारी विभाग ही प्राइवेट हो जाएंगे, हम जाएंगे कहाँ? सोचने का विषय, सोचिएगा। तो आपका ये मोटा मोटी प्रश्न है कि प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है उस पर आपको आपत्ति है, लेकिन सर 100% प्राइवेटाइजेशन पे आपकी आपत्ति है। सर अब थोड़ा सा हम चलते हैं पटना बिहार की तरफ, क्योंकि हम नेशनल लेवल की बातें बहुत कर ली। तो अब हम आते हैं कि बिहार में जो राजनीति है, खास करके अभी चुनाव का माहौल है, आपको क्या लगता है यहाँ के जो मुद्दे हैं वो क्या होंगे? देखिए, बिहार एक संस्कृति का विषय है, एक महान संस्कृति, एक महान धरोहर। महात्मा बुद्ध, सम्राट अशोक, कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, महावीर और ना जाने कितने ही वीर लोग इस धरती से निकले हैं। आज बिहार पे अतिक्रमण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अटैक किया जा रहा है, लोकल कल्चर को अंत किया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब मुंबई के एक्ट्रेस और एक्टरों को यहीं पे टिकट दे दिया जाएगा, और हमारे यहाँ के जो स्थानीय बिहारी हैं, जो स्थानीय मुद्दे को समझते हैं, जो मथुरा में हुआ वो बिहार में होगा। सर ये अटैक कौन कर रहा है? केंद्र की शासित सरकार, बीजेपी सरकार। आप देखिए, हरियाणा जो है जाट बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ मनोहर खट्टर को आप CM बना देते हैं। क्यों भाई? जाटों में आपको नेता नहीं मिलता? जो जाट बाहुल्य क्षेत्र में जो जाट कल्चर को समझते होंगे, वहाँ आपने जाट कल्चर को ही नाश कर दिया। अब क्या आप बिहारी कल्चर को खत्म करोगे? तो नहीं होने दूंगा कदाचित। तो बिहार में तो नीतीश कुमार बहुत दिनों से है ना, तो इसमें नीतीश कुमार कहाँ कल्चर पे? आप मनोहर लाल खट्टर जी का उदाहरण दे रहे थे, वो हम अभी बात नहीं करेंगे, हम अभी बात करें बिहार का। तो बिहार में आपको क्या लगता है कि किस मुद्दे पे चुनाव होगा? देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा, क्या नीतीश जी इंडिपेंडेंट हैं? अगर नीतीश जी इंडिपेंडेंट है तो जवाब दे दें। चलिए नीतीश जी मंच पर आके कह दें कि नहीं, NRC CA बिल्कुल नहीं लागू होने देंगे। क्या नीतीश जी अपने सुशासन में कह सकते हैं कि कितने सारे इंडस्ट्रीज उन्होंने अपने कार्यकाल के दौर में बिहार में स्थापित किया? केवल 10 ही नाम दे दें। क्या नीतीश जी मुझे बता सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री ने बिहार को कौन सा विशिष्ट राहत पैकेज दे दिया है जिसमें बिहारियों का बहुत देखरेख किया गया हो? क्या मुझे नीतीश जी इस बात का जवाब दे सकते हैं कि 100 इंस्टीट्यूशन में बिहार का एक भी इंस्टीट्यूशन नहीं है? तो आपको सुशासन बाबू मैं कैसे मान लूं? तो उनका तो ये कहना है ना कि ये जो 15 साल बनाम 15 साल है कि जो RJD का 15 साल था, उस 15 साल में जंगल राज था, और ये बोल रहे हैं सुशासन राज, है ना। तो इनका शासन पे यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन पे ज़्यादा कंट्रोल रहा है। इनका कहने का नाम से ही आप समझ सकते हैं कि जंगल राज और सुशासन। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जंगल राज और सुशासन, इस बात को तय कौन करेगा? नीतीश जी एक बहुत ही सुलझे हुए और मझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, पहुँचे हुए राजनीतिज्ञ हैं। उन्हें तो पहले ही पता था राष्ट्रीय जनता दल के बारे में, उन्हें अलायंस करने की क्या जरूरत पड़ गई? एक इतने महान व्यक्ति को, एक समर्पित व्यक्ति को विपक्ष बन जाना चाहिए था। क्यों सरकार बनाई? और फिर जब अगली चुनाव की बारी आई, तुरंत बीजेपी के साथ। देखिए, ईमानदारी के पैमाने बदले नहीं जाएंगे। तेजस्वी जी ने परिचय दिया त्याग का। आज वो विपक्ष में पेट्रोल के लिए आवाज उठा रहे। क्या नीतीश जी आवाज उठा रहे हैं? क्या पेट्रोल 100 रुपये पहुंच रहा है? क्या आपको दर्द नहीं हो रहा है? आप एक पत्रकार हैं, आप जानते हैं जनमानस की आवाज का, लोगों को कष्ट नहीं हो रहा है? पेट्रोल केवल पेट्रोल के महंगे होने से कष्ट का विषय नहीं है। पेट्रोल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सब्जियां, दूध, सारे कारोबार डिपेंडेंट होते हैं, सबकी कीमतें बढ़ती हैं। क्या हमारी आमदनी बढ़ गई? क्या लॉकडाउन में आमदनी है लेकिन लॉकडाउन में खर्चे बढ़ गए, रेट्स बढ़ गए? उनको कौन भुगतेगा? क्यों नहीं नीतीश जी बता रहे हैं? जबकि केंद्र की सरकार एक बिल्कुल ही कम रेट में कच्चे तेल का आयात कर रही है, आप भी जानते हैं, पढ़िए, गूगल को देखिए, और बेच रही है हाईएस्ट रेट में। क्यों भाई, क्यों ऐसा हो रहा है? ये तो पेट्रोल है, तो हम सबकी जीविका से संबंधित है। सर ये जो विपक्ष हैं, आपको क्या लगता है कितना मजबूत है विपक्ष? क्योंकि विपक्ष में बोला जा रहा है कि अपने आप में टूट है,
एक टूट पड़ा हुआ है, कई विधायक भी एमएलसी भी अभी छोड़ के चले गए हैं, रघुवंश प्रसाद सिंह भी इस्तीफा दे चुके हैं। तो बिहार की राजनीति में जो है गठबंधन की सरकार में अंदरूनी टूट नज़र आ रही है और उसका फ़ायदा जो है वो नीतीश सरकार को यानी एनडीए जो है उनको मिल रहा है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, किस तरह से ये दूर होगा आरजेडी से? देखो, मैं एक बात बोलूँगा, जिनको जल्दी थी वो चले गए, जिनको जल्दी थी वो चले गए और अच्छे खासे मकान को खस्ताहाल छोड़ गए। बराबर, महान लोगों में, वीर लोगों के साथ हमेशा ये होता रहा है। आज आप सिंधिया जी का नाम ले लेके आप ये नहीं जानते कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ क्या हुआ और किसने किया। आज नीतीश जी ने वही दोहराया, तेजस्वी जी को बीच रास्ते मजार में छोड़ दिया। कोई बात नहीं, आपका भाई, आपके दिन है, आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँगा, आपके चैनल के माध्यम से, मात्र 4 महीने का समय बचा है। बिहार में जवाब मिलेगा, करारा मिलेगा, करारा। मनोज बाजपेयी जी ने अपने मूवी में बोला था ना, करारा। वो भी बिहारी हैं और मैं भी बिहारी हूँ। और मैं तो एक बात आपको बोल रहा हूँ, इस बार गुजराती पे बिहारी भारी पड़ेगा। इनका ये कहना था कि इस बार जो है गुजराती पे यानी सीधा सीधा निशाना जो है वो मोदी जी को ले रहे हैं और यहाँ पे जो है बिहारी भारी पड़ेगा। इसका कहना है कि आरजेडी इस बार जीत दर्ज करेगी, यही कह रहे हैं आप? देखिए, मैं तो एक बात आपको बोल दूँ, इस बार विपक्ष पक्ष में आएगा। अच्छा, तो इनका क्लियर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक बात क्लियर कर दिया इन्होंने कि विपक्ष जो है वो पक्ष में आएगा, यानी आरजेडी की सरकार बनेगी। तो आपको क्या लगता है इसके नेता जो है इनके कौन होंगे? देखिए, मैं एक बात आपको बड़ा सरलतापूर्वक बोलूँगा। अभी कुछ दिन पहले हमें ये आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली से राजनीति चलती पूरे। कौन बेहतर नेता होंगे तेजस्वी यादव के अलावे? अगर बात मैं बताना चाहूँगा आपको, मुझे 2 मिनट का समय दें, मैं उस प्रश्न पे भी आ रहा हूँ, पर उससे पहले एक पंक्ति बहुत ज़रूरी है। कुछ दिनों पहले हमें ये बताया गया कि आपको इनसे डरने की ज़रूरत है, उनसे डरने की ज़रूरत है, आपके घर में बढ़ जाएंगे। भाई और बहनों, क्या नाम है भाई साहब आपका? आरजू खान। आरजू खान साहब, कैमरा जरा इनकी तरफ जरूर। आरजू खान साहब जो है चेयरमैन है मदर टेरेसा फाउंडेशन के, बिहार प्रदेश के। और मदर टेरेसा फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं उनका नाम है मोहम्मद अरशद खान, जो कि पूर्व विधायक रहे जौनपुर से। अब आप देश की महानता देखिए, हमारी विविधता को देखिए कि एक मुसलमान व्यक्ति मदर टेरेसा फाउंडेशन, जो कि क्रिश्चियन उनके नाम से फाउंडेशन बनाते हैं, और एक ब्राह्मण व्यक्ति को नेशनल सेक्रेटरी बनाते हैं। बराबर। और आज मैं बैठा हूँ आरजू खान साहब के साथ। भैया अनुराग जी, वो जिनसे मुझे डरना था, कहाँ छुप के रहना है बिहार में, बता दें आपका मकान कहाँ, मैं वहाँ आ जाता हूँ। मुझे तो आरजू खान साहब शायद मार ही ना डाले। मैं इन्हीं के घर रह रहा हूँ, बिरयानी इन्हीं के साथ खा रहा हूँ, रोटी भी खा रहा हूँ, और इंशाल्लाह आगे तक खाता रहूँगा। पहली बात, जो चीज़ आपने दिल्ली में किया मोदी जी, अमित शाह जी, बिहार में नहीं चलेगा। बिहार एक अलग चीज़ है। हम बोलते हैं ना, एक बिहारी 100 पे भारी। अब तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। रही बात है बिहार में उभरते हुए नेता का, तो देखिए मैं एक बात बोलूँगा, ये कौन कौन नेता होंगे, क्या क्या पद पे होंगे, ये मेरा विषय नहीं, क्योंकि मैं एक रेबल हूँ, मैं राजनीतिक नहीं, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। आई कांट कमेंट अबाउट पॉलिटिक्स, आई कैंट कमेंट हाउ टू गेट रिफॉर्मेशन। मैं रिनायसा के ऊपर बात कर सकता हूँ, मैं बगावत के ऊपर बात कर सकता हूँ, मैं सुधार के ऊपर, समाज की परिभाषा के ऊपर बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं राजनीति की नहीं बात कर सकता हूँ। पर हाँ, तेजस्वी जी एक युवा व्यक्ति हैं, नीतीश जी को भी बहुत मौके मिले, मोदी जी को भी मौके मिले, एक मौका तेजस्वी जी को अवश्य मिलना चाहिए और ये मौका उनको मिलेगा। चलिए, इन्होंने ये बताया है और खुलकर कहा है कि एक मौका तेजस्वी को मिलना चाहिए। सर, आपसे मैंने थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे गाय पे, तो मैं थोड़ा सा इस पे भी आना चाहूँगा कि आपने गाय पे बात की कि आप बैन नहीं है और बहुत लोग मतलब बीफ एक्सपोर्ट करते हैं। सर, आप संविधान को मानते हैं? देखिए, संविधान को मानते हैं? सबसे पहली बात तो ये है, हर भारतीय संविधान को मानता है, क्योंकि संविधान से ही हम। सर, आप मानते हैं? अवश्य। चलिए, संविधान में आर्टिकल 48 में ये लिखा गया है और क्लियर किया गया है, उसमें एक लाइन जो है, हम 3 वर्ड में आपको बता रहा हूँ, प्रोहिबिशन ऑफ कॉ स्लॉटर। ये क्लियरली उसमें स्लॉटर ऑफ कॉ, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जब आपका संविधान बोल रहा है कि आप नहीं खाएंगे, स्लॉटर पे बैन है, तो आप इसमें क्यों नहीं हामी भरते? देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे आज तक ये सवाल किसी ने पूछा नहीं, आपने पहली बार पूछा, तो हामी भरने का तो प्रश्न ही नहीं आता। जब पूछा ही आज गया तो पहले कैसे हामी भर दूं? आज आपको आपके मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा। गौ माता मेरी माता है, मैं एक हिंदू ब्राह्मण हूँ, और मैं रोटी आज भी खिलाता हूँ, मेरे पिताजी भी खिलाते हैं। मैं अपने धर्म से जुड़ा हूँ। पहली बात, मेरे कई मुसलमान मित्र हैं, वो ये कहते हैं कि आप गाय को जो है राष्ट्रीय सम्मान घोषित कर दें। राष्ट्रीय सम्मान, जिस तरह राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान करना एक कानून के ऊपर विधिवत कार्रवाई की, आप कठोर अनुशासनिक कार्रवाई आपके ऊपर होती है, दंडात्मक कार्रवाई आपके ऊपर होगी, आप राष्ट्रीय संपत्ति डिक्लेयर कर दें। पहली बात। रही बात है सेक्शन 48 की, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा,
क्या सेक्शन 48 एप्लीकेबल, आर्टिकल 48 एप्लीकेबल है नागालैंड में? क्या आर्टिकल 48 एप्लीकेबल है जेएनके में? क्या सेक्शन आर्टिकल 48 अगेन मैं बोलूँगा एप्लीकेबल है नॉर्थ ईस्ट में, सिक्किम में, मिजोरम में? अगर है तो आप मुझे इसका पर्ची अवश्य दें, क्योंकि मैं अब जब तक उसे नहीं पढ़ूंगा तब तक मैं कमेंट करूंगा नहीं। जिस विषय का मुझे पूरा ज्ञान ना हो मैं उसके ऊपर कमेंट कैसे कर सकता हूं? धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने बेबाकी से जो है अपनी बातें रखी हैं और धन्यवाद। खुलकर बोला है कि राष्ट्र कैसे जो है डेवलपमेंट हो, देश में कैसे विकास हो। इस बात को लेके हम आज चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ भारतवर्ष।